Just a minute. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक हमने ये किया है, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल को समझा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से उसको डिफरेंशिएट किया, हमने एनोड कैथोड को डिफाइन किया। एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट व्हिच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैथोड इज द इलेक्ट्रोड एट व्हिच रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल वोल्टाइक सेल का ड्रॉ करके देखा था। वोल्टाइक सेल के एग्जांपल में हमने डेनियल सेल लिया था, जिंक एंड कॉपर वाला, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अच्छा, जो सेल होते हैं, हाफ सेल होते हैं, क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं? जिंक सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है या ये रिड्यूस भी हो सकता है, डिपेंड्स कि इसको किससे कनेक्ट किया गया है। क्या हो सकता है? दोनों भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल। दोनों भी हो सकते हैं। दोनों पॉसिबल। रिवर्सिबल सेल, it depends their relative tendency. If we connect zinc with the copper, zinc will undergo oxidation change. If you connect zinc with potassium, then zinc will undergo reduction change. So हमारे पास Zn और Zn2 plus ion दोनों हैं। सर माइक म्यूट है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा। प्रीति का मैसेज है सर वीडियो इज ब्लर, इज इट सो? वीडियो इज ब्लर और नो? क्योंकि मुझे फील तो नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सब कुछ हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन किया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, एंड देन वी हैव डिफाइंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज एंड रिडक्शन चेंज। चलो, तो ये सब कुछ हमने देखा था। फिर हमने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ड्रॉ किया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is a reference electrode. On the basis of that, we can determine the electrode potential of various cells. Natasha, please mute yourself. Natasha. तो बेसिकली ये सब कुछ हमने देखा था। फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ड्रॉ की। आई एम स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगेन। मैं थोड़ा सा ये बार-बार पुराना रिवाइज इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हारी कनेक्टिविटी बनी रहे। चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ है, नो डाउट, एक्स्ट्रा फोकस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, क्लियर? और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल क्लास में कराऊंगा, इवन मैं खुद भी अपनी एनर्जी जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ देने वाला हूँ उसमें कि तुम्हें चीजें अच्छे से समझ में आए, बट तुम्हें साथ में चलते रहना पड़ेगा, क्लियर? साथ में चलते रहना पड़ेगा, मतलब जब जितना कराया जा रहा है उतना टाइमली लेक्चर नोट्स लिखना है, पढ़ना है और होमवर्क करना है। सो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिफरेंट मेटल्स हमने स्टार्ट किया Li+Li से, और ऐसे डिफरेंट मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल को हमने यहाँ पे लिखा था। कुछ वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनके E0 Rp के वैल्यू हमने लिखे यहाँ पर, डिफरेंट वैल्यूज कुछ लिखे थे। वैल्यू मैटर नहीं करते, उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑर्डर मैटर करती है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। जिसका यदि मैं दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता हूं, लेट्स से इसका था -3.04 और इसका था 2.87, मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं, तो कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा? Cu रिड्यूस होगा और K प्लस जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम होना मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना, वो ऑक्सीडाइज होगा, क्लियर? अच्छा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? लिखिए हम लोग 3.04 प्लस 3.04। रिड्यूस होने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इतनी है तो लूज करने की जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इज दैट ओके? यस सर। अच्छा, फिर हमने देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर है, F2 या Li? Which one is better ऑक्सीडाइजिंग?
F2. F2 F2. लीजिए F2. वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा ऐसे सोचो बेसिक से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद रेड्यूस होगा मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर द टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन चेंज सो F2 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है पॉजिटिव साइन इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दिस वन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां से यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी बढ़ेगी और ऊपर जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी बढ़ेगी इज दैट ओके यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड चलो फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे इसमें से एनोड ऑफ द सेल कैथोड ऑफ द सेल रिएक्शन प्रेडिक्ट करना एक सिंपल सा एग्जांपल लिया होगा एम आई राइट हाँ Yes, sir. चलो इज देयर एनी डाउट टिल देयर किसी को लगता है कुछ डाउट है घर पे थ्योरी पढ़ी हो होमवर्क तो बहुत ज्यादा नहीं दिया गया था बट थ्योरी में कोई डाउट No, sir. फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज जल्दी से बताओ क्या क्या फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के It To completes complete circuit. inner circuit and prevent liquid junction potential. to Maintain complete neutrality in both compartments. to maintain the neutrality to avoid junction potential right अच्छा इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है ईएमएफ ऑफ सेल ERP of cathode minus ERP of anode EOP of anode minus EOP of cathode ERP of cathode plus EOP of anode which formula is correct First one. EMF all are correct All. all are correct First and second. all of them are correct check करो लेक्चर नोट्स मैं स्टार्ट करता हूं रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एनोड इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी और इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी दोनों को ऐड कर दिया ओवरऑल टेंडेंसी अब हम आते हैं इस फॉर्मूले पर ये एज इट इज यहां पे माइनस लिखा तो ये आरपी हो गया तो ये दोनों तो सेम ही है अब आते हैं हम इस पर ये ओपी ऑफ एनोड ये सेम है इसको आरपी को ओपी लिखेंगे तो माइनस आ गया तो ये दोनों सेम है सो ऑल थ्री फॉर्मूलाज आर सेम तीनों ही करेक्ट हैं राइट Yes, Is sir. that okay? Yes, sir. ये रिडक्शन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन Reduction. Reduction. व्हाई पहले तो का oxidation पहले कम। आयन पहले आयन पहले है इलेक्ट्रोड बाद में है इलेक्ट्रोड राइट में लिखा है तो कैथोड का रिप्रेजेंटेशन रिडक्शन होता है कैथोड पर ये किसका रिप्रेजेंटेशन है कैथोड cathode. Reduction. कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है देखना तो समझना यहाँ पे हम +1 से 0 में जा रहे हैं तो रिएक्शन का डायरेक्शन भी है यहाँ पे 0 -1 रिडक्शन का डायरेक्शन ये है सो रिडक्शन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है राइट साइड है वो मैटर नहीं करता है मैटर ये करता है लेफ्ट में आयन राइट में इलेक्ट्रोड तो ये रिडक्शन क्लियर इसमें रिएक्शन इस डायरेक्शन में इसमें रिएक्शन इस डायरेक्शन में डजंट मैटर रिएक्शन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाता है कि पहले रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है हमारे पास इज दैट ओके Yes, sir. Yes, sir. चलो now I'm starting with the next heading होप सभी ने यहां तक पढ़ा होगा रिवाइज किया होगा जो थोड़ा बहुत होमवर्क था वो अटेम्प्ट भी किया होगा क्लियर गिव्स फ्री एनर्जी and EMF of cell
gives free energy and EMF of cell. देखो डेल्टा जी ये हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक्स में, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। थोड़ा जूम इन तो नहीं करना है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लेटर्स काफी छोटे दिख रहे हैं? No. Okay. So basically delta G is a gives free energy change. It is a maximum useful work which can be derived from a system during the change. ये नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। एग्जांपल जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया which is non PV work. So it is a maximum useful work which can be derived from a system. वोल्टाइक सेल के लिए डेल्टा G gives free energy change for a system will be electrical work. नेगेटिव साइन इसलिए रखा है आगे, सिस्टम से यदि हमने वर्क को डिराइव किया है तो हमारे लिए पॉजिटिव और सिस्टम के लिए नेगेटिव, तो इसलिए एक नेगेटिव पॉजिटिव साइन का रिलेशन आता है। ये सिस्टम के लिए और ये सराउंडिंग के लिए डिफाइन हुआ है। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? क्या इलेक्ट्रिकल वर्क हमने ये पढ़ा है Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस QV? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पढ़ा है क्या Q इनटू V? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो यार, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मैं पढ़ाऊं वापस से। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय एनी पोटेंशियल डिफरेंस V। अथर पाही पढ़ा है इतना? यस सर। चलो, चार्ज Q, अब Q को हम लिखते हैं यहां पर N इंटू F। अब क्वेश्चन आता है ये N इंटू F क्या है, देखते हैं हम वो। V is the potential difference which is EMF of cell. So कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, जो भी EMF ऑफ द सेल है। अब Q चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम इनवर्ड हाफ टू कैथोड हाफ, वो हो गया Q। चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो है N। क्लियर? N नंबर ऑफ, इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू चार्ज on 1 mole of electron. So number of moles of electron transferred into charge on 1 mole of electron, total charge transfer। क्या एक मोल इलेक्ट्रॉन पे, अच्छा फेरेडे हमने पहले नहीं देखा है ना, इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं। So charge on 1 mole of electron is basically Faraday's constant, इसको मैं डिराइव करता हूं भी। चार्ज ट्रांसफर, जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, उसे n से डिनोट किया है, और ये इसको डिनोट किया है F से, इसको डिनोट किया गया है N से। तो अब क्वेश्चन आता है सर F का वैल्यू क्या है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या यहां तक सभी को क्लियर है अभी? इज दैट ओके?
Yes, sir. कॉपी करो इतना। Yes, sir. वेदांत जाधव, यश पाटिल, अपने सीरियल नंबर सेंटर रखो, नहीं तो फिर एब्सेंट लग जाएगी तुम्हारी। समृद्धि, सिमरन, सारस, सर्वेश, इज दैट ओके? समझ में आया इतना? यस सर। सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट Yes, हो sir. गई थी, थोड़ा वापस बताएंगे? Yes, sir. इसकी आवाज में मतलब हर्षिता की आवाज लग रही है। हर्षिता बोल रही है। यस सर। कहां से वापस बताऊं? बताओ। सर नीचे वाला आपने क्या लिखा है वो? Q, ये जो Q है दैट इज चार्ज ट्रांसफर्ड। एनोड से कैथोड पे कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो लिखना है। N is the number of moles of electron transferred, charge on the one mole। अब कितना टोटल चार्ज ट्रांसफर होगा एक मोल पे जो चार्ज है इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने लिखा है NF। अब क्वेश्चन आता है F का वैल्यू क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं F का वैल्यू क्या है। सो Q इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर, जिसको हमने लिख दिया है N into F, number of moles into charge on one mole, F Faraday's constant, it is a charge on 1 mole of electron। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो हम देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10 to the power -19 कूलम, और एक मोल में होते हैं 6.02 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये सब कुछ इसको कूलम में लिया है तो ये आ जाएगा 1.6 into 6.02 9.6 हो जाएगा। क्लियर? 96500 कूलम एग्जैक्टली। किस पे चार्ज है? 96500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? F का वैल्यू सो एक मोल पे इतना चार्ज इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, टोटल चार्ज ट्रांसफर। हर्षिता, इज दैट ओके? यस सर। सो अभी तक इसमें हमारे काम का ये है डेल्टा जी इज माइनस एन एपी, एफ 96500 कूलम, क्लियर, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ई ईएमएफ ऑफ द सेल। चलो अब मुझे बताओ, इफ वी राइट डेल्टा जी नॉट, हाँ वेदांत सिंह, यदि मैं डेल्टा जी नॉट लिखता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा जी था तो माइनस एन एपी था, डेल्टा जी नॉट होगा तो वेदांत क्या होगा? वेदांत कम ऑन, एनी वेदांत, 3-4 वेदांत थे क्लास में। Am I audible? वेदांत, वेदांत जादव, वेदांत सिंधे, बोलो यार, सो जाते हो क्या करते हो तुम? विनीत क्या होगा यदि डेल्टा जी माइनस एनएफई था तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा? माइनस एन एफ नॉट सेल। बस इतना ही तो पूछ रहा था मैं। डेल्टा जी नॉट लिखा तो माइनस एनएफई नॉट, ये स्टैंडर्ड तो ये भी स्टैंडर्ड। इज दैट ओके? यस सो हम क्लियर है इतना? Yes, sir.
तो पहले नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। देखो, delta G is an extensive property and additive in nature. The word additive means if we are connecting two systems, so overall property of the connecting system will be property for the system plus property for the system. मतलब एक रिएक्शन ये हुआ, दूसरा रिएक्शन ये हुआ, दोनों रिएक्शन को ऐड करके थर्ड रिएक्शन आ गया. So reaction 3 is the addition of reaction 1 plus 2. कोई कुछ बोल रहा है? स्क्रीन ब्लर है. स्क्रीन ब्लर है ऐसा बोल रहे हो? सर क्लियर है. मतलब मुझे भी फील नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जब अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है, एवरीथिंग इज ओके ऑन दैट सिस्टम. सो 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, ये हमने देखा. थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2. इसका मतलब है एडिटिव मींस वी कैन राइट delta G3 naught as delta G1 naught plus delta G2 naught, but we cannot write E3 naught as E1 naught plus E2 naught. ये जो EMF है ना, that is non additive in nature. इसको हम directly add नहीं कर सकते जब reaction को add किया था. But yes, we can add directly delta G. तो उन्हें add किया जा सकता है. अब मैं एक example लेता हूँ, simple सा. ये तो चलो थोड़ा सा नया केस है हमारे लिए EMF वगैरह. हमारे रूम में मैं एक रूम लेता हूँ, दो रूम लेता हूँ, उनको कनेक्ट करता हूँ, पार्टीशन उनके बीच में लगा देता हूँ. यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है. क्लियर? अब मैं पार्टीशन हटा देता हूँ. क्लियर? जैसे ही मैंने पार्टीशन हटाया, लेट्स से यहाँ का प्रेशर 1 atm था, यहाँ का भी 1 atm था. पार्टीशन हटाने के बाद प्रेशर 1 atm ही रहेगा दोनों सिस्टम का. ओवरऑल सिस्टम का 1 + 1 2 हो जाएगा. कितना हो? मेरे रूम का प्रेशर 1 atm, विंडो खोल दिया, बाहर का भी 1 atm. क्या मेरे रूम का प्रेशर 2 atm हो जाएगा क्या? नहीं. नो सर. प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है.
दे आर नॉन एडिटिव नेचर। दो सिस्टम को कनेक्ट करके मैं उनकी प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकता हूँ। सेम डेंसिटी को भी मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ नॉन एडिटिव नेचर की, बट यस वॉल्यूम इज एडिटिव इन नेचर। तुमसे पूछा गया इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, इसका वॉल्यूम था 3 लीटर, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 1 + 3 4 लीटर। सो वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड किया जा सकता है, इंटेंसिव को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। क्या अभी ये सेंटेंस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्वेश्चन आता है सर यदि ये रिलेशन नहीं करेक्ट है देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E3 E1 एंड E2? तो इनका रिलेशन क्या आएगा? चलो वो भी हम डिराइव कर लेते हैं यहां से। डेल्टा G3 माइनस N3 F E3 नॉट माइनस N1 F E1 नॉट माइनस N2 F E2 नॉट। माइनस इंटू F ये हर जगह कैंसिल हो गया। N3 E3 इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2। और बाय चांस यहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन मिलता है जो तीन रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलता है तो तीसरे को भी ऐड कर देते हैं n इनटू दिस। अब n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बताओ इस बैलेंस रिएक्शन में कितने मोल्स, n1 का वैल्यू कितना होगा? टू। इसमें n2 का वैल्यू कितना होगा? 1. n3 कितना होगा? 3. So 3 into E3 naught, 2 into E1 naught plus 1 into E2 naught. Is that okay? Yes, sir. Yes. कर लो कॉपी। हो गया। Sir, done. ठीक है। हम्म
डिपेंडेंसी ऑफ ईएमएफ, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड प्रेशर। अभी तक हमने जो भी ईएमएफ देखा है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है 1 मोलार, प्रेशर 1 बार है। तो यार इसमें से हम बहुत ज्यादा चीजें तो चेंज नहीं करते हैं जनरली, टेम्परेचर और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड ये चेंज नहीं करते हैं, बट कंसंट्रेशन प्रेशर को चेंज करके हम वेरिएशन देखेंगे। सो इन पे जो डिपेंडेंसी है that is basically explained by Nernst equation. Nernst equation से इनकी डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन किया जाता है। चलो Nernst equation का डेरिवेशन, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। क्या ये रिलेशन हमने 11th में यूज किया है थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम में? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा Yes, G नॉट प्लस RT ln Q। Yes, sir. Yes, sir. ओके, डेल्टा जी को लिख देते हैं माइनस NFE सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर, माइनस NFE नॉट सेल प्लस ln को लॉग में कन्वर्ट कर लो 2.303 RT लॉग ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या इतना हमें समझ में आता है? Is that okay? Yes. Nernst equation. E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log of Q। इस माइनस NF को डिवाइड किया है, सो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया, ये टर्म एज इट इज अपॉन NF। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड E नॉट, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा। हर इलेक्ट्रोड का अपना अलग अलग ईएमएफ होगा, अलग अलग टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की। कंसंट्रेशन एंड प्रेशर वो रिएक्शन कोएफिशिएंट में आ जाएगा। Is that okay? Yes, sir. Okay. काजल, लोकेशा, महक, मानसी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मानसी शिवालय, तुम लास्ट कुछ लेक्चर से एब्सेंट क्यों हो? क्यों थी? सर कॉलेज की एग्जाम थी। पल्लवी, प्रिया, प्रीशा, इज दैट ओके? क्लियर यहाँ तक? सर Yes, sir. हाँ बोलो। सर वो कंसंट्रेशन और प्रेशर पे कैसे डिपेंडेंट है वो बताइए नहीं। वो बस रिएक्शन क्वेश्चन में देखते हैं हम, उसको ही मेनली डिटेल में देखना है हमें। कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर का टर्म रिएक्शन क्वेश्चन में आएगा। 2.303 into R अपॉन F, ये सब कांस्टेंट है, और यदि हम टेम्परेचर को भी 25 डिग्री 298 केल्विन ले लें तो n को छोड़कर सब कांस्टेंट हो जाएगा। एट 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, EMF of cell is E naught minus 0.059 by n। So 2.303 RT by F का वैल्यू होता है 0.059, roughly 0.06 log of reaction quotient। ध्यान रखना ये सिर्फ वैलिड है 298 केल्विन पर, टेम्परेचर अलग होगा तो फिर इसका वैल्यू अलग आएगा। और यदि हम रिएक्शन कुछ इस वे में लिखेंगे, लेट्स से इन जनरल, देन रिएक्शन कोएफिशिएंट विल बी, अब रिएक्शन कोएफिशिएंट डिपेंड करेगा, यदि ये एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ, मैं कंसंट्रेशन की बजाय यहां पर लिखता हूं एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ C, एक्टिविटी ऑफ D, एक्टिविटी ऑफ A एंड B। A क्या है? एक्टिविटी और एक्टिव मास, या तो ये पार्शियल प्रेशर होगा, गैस है तो, और मोलारिटी होगी यदि
एक्वस सॉल्यूशन में कुछ इलेक्ट्रोलाइट है। एक्वस सॉल्यूशन का मोल पर लीटर, गैसेस का पार्शियल प्रेशर। सर ये क्यू वाला पार्ट रिपीट करो ना। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं ना तो थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। Nernst equation is applicable for both half cell as well as complete cell reaction. दोनों के लिए वैलिड है। Balancing is must for writing reaction quotient Q, क्योंकि इसमें पावर में कोफिशिएंट आने हैं तो बैलेंसिंग करना जरूरी है हमें। डन सर। ओके एग्जाम्पल, तुम्हें नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। फाइंड ई सेल, हमें ईएमएफ निकालना है नर्स्ट इक्वेशन लिखकर। क्लियर? So find E cell. First case, platinum H2 2 bar H plus 0.1 मोलार। पहले दो एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूं, फिर दो तीन एग्जांपल तुम करना। अभी मैंने एक हाफ रिएक्शन लिखा है। क्लियर? इस हाफ रिएक्शन का मुझे बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन लिखना है, ईएमएफ निकालना है। अब पहले तुम मुझे ये बताओ, इस हाफ रिएक्शन में ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन है, कैथोड का रिप्रेजेंटेशन? एनोड। एनोड। मुझे नहीं दिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ईएमएफ दिया है, बट रिप्रेजेंटेशन है। अब रिप्रेजेंटेशन है तो मैं ओपी निकालूंगा क्योंकि ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन। यदि रिडक्शन लिखा होगा तो पहले मुझे इसका ओपी निकालना होगा, फिर माइनस साइन रखना होगा। चलो सबसे पहले तो मैं बैलेंस्ड रिएक्शन लिखता हूं। हाफ रिएक्शन H2
twice of H plus 2 electron. This is the balanced half reaction. Clear? अब यदि मैं इसका नस्ट इक्वेशन लिखूंगा E cell which is EOP. EOP nast equation E cell equal to E naught cell minus 0.059 by n log of reaction quotient. If temperature is not given in the question, we can assume temperature as 25 degrees Celsius. हम 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं दिया है. ओके, सो E cell equal to E naught OP. कोई बताएगा इसका E naught OP कितना होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब स्टैंडर्ड केस लेंगे तो E naught कितना होगा? 0. कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इस बैलेंस रिएक्शन में? 1 1 2 इलेक्ट्रॉन. देखो, अब आते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट पर. रिएक्शन क्वोशिएंट होगा concentration or partial pressure raised to the power their coefficient for product in numerator, for reactant in denominator. So ये aqueous solution में तो इसका concentration, ये गैस है तो इसका partial pressure. मतलब यहाँ पे जो reaction quotient है वो QC या QP ना होकर it will be QPC, जिसमें pressure और concentration दोनों टर्म आ रहे हैं. आया इतना समझ में? Yes. सो यहाँ पे रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है? कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट पावर कोफिशिएंट. गैस है तो प्रेशर और एक्वस सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन. चलो इसका ईएमएफ देखते हैं अब हम. माइनस 0.059 by 2 log of H plus. कितना H plus? 0.1 power 2. प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 2 bar. So minus 0.059 by 2 log of 10 to the power minus 2 minus log 2. So ये हो जाएगा 10 to the power minus 2 का log minus 2 हो जाएगा, minus log 2 minus 0.3. So 2.301 rough 0.059 into 2.301 by 2. कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं. Is that okay? Yes, sir. अब किसी को इस एग्जांपल में कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछो. बैलेंसिंग एक फर्स्ट पार्ट है, नस्ट इक्वेशन सेकंड पार्ट है, रिएक्शन क्वोशिएंट उसका थर्ड पार्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर 2, ये गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर पावर 1 कोफिशिएंट. फिर कैलकुलेशन अलॉन्ग हो जाएगा. दर्शना, इज दैट ओके? कौन सा थर्ड स्टेप? किसको तुम थर्ड बोल रहे हो? अनम्यूट करके बताओ. क्या ये थर्ड स्टेप बोल रहे हो? सर उसके पहले वाला. ये टर्म एज इट इज ये जीरो होगा क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, अच्छा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन पे E नॉट जीरो है, बट तुम देखोगे हमने तो उसका E सेल कैलकुलेट किया है क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है. यदि हाइड्रोजन दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. एक नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी और एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे जीरो, रिएक्शन क्वोशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट पावर कोफिशिएंट, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1. एक्वस है तो कंसंट्रेशन, मोलारिटी, मोल पर लीटर, गैसेस है तो पार्शियल प्रेशर. सर, हाँ सर वहाँ पे अभी H2 गैस है तो वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन लिखा तो गलत आएगा क्या? गलत आएगा क्योंकि हम गैसेस को एक्वस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से रिलेट नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा. क्लियर?
Yes. चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं कंप्लीट सेल का एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इसका ईएमएफ निकालना है। एक क्वेश्चन ये भी मैं ही कर रहा हूं, फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने को मैं। अब क्वेश्चन आता है, इसमें ईएमएफ दे रखा है, ईओपी निकालोगे या ईआरपी निकालोगे, क्या निकालोगे? ओपी। इसमें ना ओपी आएगा ना आरपी आएगा, जहां पे कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन है वहां पे कंप्लीट ईएमएफ आए। मतलब ये पूरा का पूरा सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है, इंक्लूडिंग बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। क्लियर? ये कंप्लीट सेल, तो इसमें ओपी आरपी नहीं होगा, इसमें ईएमएफ ही होगा, व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपी प्लस आरपी। सबसे पहला, जब भी मुझे नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है, आई हैव टू राइट बैलेंस्ड केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन। बिना बैलेंसिंग के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे बैलेंस करना ही होगा। सो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? लेफ्ट साइड सिल्वर का। सो ये बना रहा है Ag से Ag प्लस एक्वस। रिडक्शन किसका हो रहा है? ZnSO4 दें या Zn देते हैं 2 प्लस फॉर्म में, एक ही बात है ना, सल्फेट इज नॉट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। सो Zn2 प्लस का क्या हो रहा है? रिडक्शन। Zn सॉलिड में बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन गेन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। सो यहाँ पे बैलेंसिंग के टाइम पे 2Ag आएगा। नंबर ऑफ एटम्स के साथ साथ हमें चार्ज को भी बैलेंस करना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को भी बैलेंस करना होगा। कितना समझ में आता है हमें? यस सर। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट इक्वेशन पर। ईएमएफ ऑफ सेल E naught cell minus 0.059 by n log of reaction quotient। ये नेक्स्ट इक्वेशन। चलो दो पार्ट है, एक पार्ट E naught cell, एक पार्ट है रिएक्शन क्वोशिएंट। दोनों को पहले अलग अलग, अगर इसको अलग देख लेते हैं पहले। E naught cell can we write E naught cell as E naught Rp of cathode माइनस E naught Rp of anode। लिख सकते हैं क्या हमेशा? यस। कैथोड सिल्वर, इसका E naught, सॉरी कैथोड है हमारा जिंक, इसका E naught Rp होता है माइनस 0.76 वोल्ट और इसका होता है प्लस 0.8। सो माइनस 0.76 कैथोड है जिंक और इसका होता है माइनस 0.8, लास्ट लेक्चर में लिखा भी होगा। क्लियर? ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो थोड़ा याद रख लोगे अच्छा रहेगा। सो E naught आ गया हमारे पास माइनस 1.56 वोल्ट। क्लियर? अब आते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट पर। रिएक्शन क्वोशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Ag plus power 2 upon concentration of reactant Zn2 plus power 1। Zn सॉलिड, सॉलिड का एक्टिव मास 1, Ag सॉलिड, सॉलिड का एक्टिव मास 1। कितना हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में? यस सर। यस सर। चलो तो रिएक्शन क्वोशिएंट की हम बात करेंगे, तो मैं पहले उसमें ही लिख देता हूं, फिर आगे जाता हूं। ई सेल E naught आ गया माइनस 1.56 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन n। कोई बताएगा n कितना होगा, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रहे हैं? एनीवन? 2 1 मोल। 2। n will be 2। 2 मोल Ag ने लूज किए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन जिंक ने गेन किए। सो n is 2 माइनस 1.56 माइनस, इसको रफली मैं 0.06 ले लेता हूं बाय 2
log of 0.04 अपॉन 0.1, तो 0.4 आ गया, 0.4 4 into 10 to the power minus 1 minus 1.56 minus 0.03, इसका वैल्यू होगा 1 minus 1 log 4 is 0.6, so minus 1 plus 0.6 minus 0.4 minus 0.4, 4 3s are 12, काफी कम आएगा 12, तो 0.012, minus 1.548 वोल्ट आ रहा है। चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। अच्छा, नेगेटिव ईएमएफ आना, इसका क्या मीनिंग होगा? यदि नेगेटिव ईएमएफ आ रहा है तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। बेसिकली जो रिएक्शन हमने कंसीडर किया है, जो एनोड बनाया है, जो कैथोड बनाया है, ये एक्चुअल में अपोजिट हो रहे हो। नेगेटिव ईएमएफ आना मतलब the direction of reaction is opposite whatever we are predicting or we are guessing the direction. डन। एक मिनट, Done. Not done, not done. रुको। एक केस तुम ट्राई करो। प्लेटिनम H2SO4, H2SO4 मतलब H प्लस देगा, सो बेसिकली H2H प्लस वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड Cu2 प्लस Cu। फाइंड EMF ऑफ दिस सेल। यदि तुम्हें कॉपर 2 प्लस का E नॉट याद नहीं है तो वो होता है प्लस 0.34 वोल्ट, लिख देता हूं वो भी। E नॉट फॉर Cu2 प्लस Cu विल बी प्लस 0.34 वोल्ट। तुम्हें EMF निकालना है नस्ट इक्वेशन यूज करके। सर Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या दिया है? किसमें? Cu2 प्लस में 0.2 मोला। क्लियर?
ओके, आंसर आया? आंसर आया क्या? नो। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो H2 ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस कॉपर सॉलिड, एक्वस एक्वस गैस। क्लियर? ये गैस हो गया, ये एक्वस हो गया और ये एक्वस। देखना, H2Cu2 प्लस 2H प्लस Cu, ये रिएक्शन होगा, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। H2 गिविंग 2H प्लस ऑक्सीडेशन, Cu2 प्लस गिविंग Cu रिडक्शन। क्लियर? सो E नॉट सेल, सबसे पहले E नॉट निकाला हमने, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। एनोड का E नॉट 0 है, E नॉट आरपी ऑफ कैथोड इज प्लस 0.34 वोल्ट। E नॉट पर गया 0.34, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसने 2 लूज किए H2 ने, इसने 2 गेन कर लिए। लॉग ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट H प्लस पावर 2, सॉलिड का एक्टिव मास 1, कॉपर 2 प्लस पावर 1, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 1। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Sir,
हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? सर आपने जो इसमें वो 2.303 RT में 0.059 की वैल्यू निकाली है, उसमें आर की वैल्यू कौन सी पुट की है? 8.314 SI यूनिट। तो उसमें प्रेशर तो पास्कल में रहता है, लेकिन इधर तो बार में दिया है। ये लॉक के अंदर है, वो लॉक के बाहर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर डिफरेंट थिंग है, मतलब एक लॉक के अंदर एक लॉक के बाहर है। लॉक के अंदर जो है यहाँ पे भी एक्टिव मास ले रहे हैं विच इज यूनिटलेस। प्रेशर को 1 atm से डिवाइड करके लिखते हैं एक्टिव मास में, कंसंट्रेशन को 1 मोलार से डिवाइड करके लिखते हैं, ठीक है। यूनिटलेस sir. कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें हम। At equilibrium डेल्टा जी इक्वल टू 0 और डेल्टा जी होता है माइनस NF सेल। सो N और F ये तो कांस्टेंट है, तो 0 होंगे नहीं। सो डेल्टा जी 0 है तो EMF 0 हो गया। फिर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0, EMF 0। अब EMF 0 होगा तो क्या होगा, देखो E सेल इक्वल टू 0, E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log ऑफ। मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या हम ये बोल सकते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोथ आर सेम? क्या रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों सेम हो जाएंगे? Yes. यस सर। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट को लिख दिया हमने k इक्विलिब्रियम, E सेल को 0, Q को k इक्विलिब्रियम। क्लियर? सो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया, E नॉट सेल इक्वल टू लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ प्लस 0.059 बाय n log ऑफ k इक्विलिब्रियम। कॉपी कर लो इतना। हमारा कल लेक्चर है, परसों लेक्चर है? परसों। होमवर्क ये जेपी बैच के लिए एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। क्या जेपी बैच को पहले भी कुछ होमवर्क दिया था क्या? सर सेक्शन ए हो गए। सेक्शन ए हो गया था। चलो तो फिर तुम्हारा होमवर्क है सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ऑल 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सेक्शन बी एंड सी। और एमए बैच के लिए भी मैं बता, एमपी बैच के लिए भी बता देता हूँ। एक मिनट वेट करो, बुकलेट देखकर। Exercise 1, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में है 7 क्वेश्चन, सेक्शन बी में है 10 क्वेश्चन। For MP batch, homework will be exercise 1, section A and section B.
क्लियर है? यस सर। चलो हम कल या परसों जब भी लेक्चर होगा तब कंटिन्यू करते हैं। फिर आई एम एंडिंग सेशन नाउ। बाय सर। लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ना, फिर होमवर्क करना है।